बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में कल की क्लास में हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपने देखा किस तरीके से डाइजेशन होती है जी, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम था। आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है डिसऑर्डर ऑफ गट। गट आप जानते हो जी कि एलिमेंट्री कैनाल को हम गट भी कहते हैं। गट शॉर्ट फॉर्म में इसका मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी, सॉरी मैंने जीयूटी लिख दिया, जीआईटी। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा नाम है। तो डिसऑर्डर ऑफ गट से मुराद होता है कि आपकी ये जो इतनी लंबी एलिमेंट्री कैनाल है ना, स्टार्ट होती है माउथ से और एंड होती है जी एनस पर। तो ये जो इतनी लंबी एलिमेंट्री कैनाल है, बाज़ औक़ात इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ मसले मसाइल आ जाते हैं, उसको हम कहते हैं डिसऑर्डर ऑफ गट। अब जाहिर बात है इसका ताल्लुक होता है जी खाने से, फूड हम जो खा रहे होते हैं उससे ताल्लुक होता है, और उसमें से कंपोनेंट्स के निकलने का और एक्सक्रीशन का ताल्लुक होता है। तो जो भी डिसऑर्डर ऑफ गट होता है, यानी अगर हमारी एलिमेंट्री कैनाल में कोई भी मसला आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो या तो एसोसिएट होती है कि जो हम खाना खा रहे हैं उससे, यानी ज़्यादातर जो हमें इंटेस्टाइन की बीमारियां होती है, जीआईटी की बीमारियां होती हैं, उसका ताल्लुक फूड से होता है। अगर हम कोई गलत खाना खा लेते हैं या खाने के अंदर बैक्टीरिया वगैरह चला जाता है, उस चीज़ से होता है। और इसका इम्पैक्ट जो है फिर अल्टीमेटली हमारी पूरी बॉडी पे आ रहा होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी, अगर एब्जॉर्प्शन ख़राब हो जाएगी तो आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही होती, और एक्सक्रीशन वगैरह जो है उसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो काफ़ी बीमारियां हैं, काफ़ी मसले हैं, डिसऑर्डर्स काफ़ी हैं। उनमें से चंद एक को हम डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा डिसऑर्डर ऑफ गट, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाए जाने वाले प्रॉब्लम्स। ठीक है, इनमें जो सबसे कॉमन तरीन जो होता है उसको हम कहते हैं डायरिया। ठीक है जी, और डायरिया को आप कॉमनली जो है वो लूज मोशन की सूरत में भी जानते हैं। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं, ये सबसे कॉमन बीमारी है हमारे जीआईटी की। अक्सर ज़िंदगी में लोगों को कई कई बार हो जाता है जी, कई कई बार डायरिया हो रहा होता है। इसके पीछे कई रीजंस भी होते हैं, रीजंस भी कोई एक नहीं है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। कारण है क्या, ये डायरिया क्या होता है, कि जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा होता है वो वाटरी होता है, वाटरी वेस्ट। ठीक है जी, यानी कि हमारी बॉडी, आपके पास आपने देखा था कि डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास जो वेस्ट होता है आखिर में वो एनस से डिस्चार्ज हो जाता है। अच्छा, हमने पढ़ा था कि हमारे पास ये लार्ज इंटेस्टाइन है जी, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और लार्ज इंटेस्टाइन से जब हमारा वेस्ट प्रोडक्ट घूम के रेक्टम और एनस से निकलता है, तो इस दौरान लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती थी, उसमें से वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि पानी जो है वो आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है, लिहाजा पानी को एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। और जो वेस्ट आपका निकल रहा होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, जिसको हम कहते हैं फेसिस, और उसमें पानी नहीं होता। डायरिया में क्या होता है जी कि ये वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही होती। कई रीजन है इसके पीछे, उनमें से कुछ एक रीजन मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करती। बाद वक्त क्या होता है जी कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में से खाना जल्दी, ये खाना क्या वेस्ट जो है वो जल्दी से निकल आता है, यानी एंटर हुआ और इतना स्लो स्लो मूव करना चाहिए, इतना स्लो मूव नहीं करता, जल्दी से मूव करके यहाँ आ जाता है। अब तो जाहिर बात है जल्दी से निकला है तो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन को मौका ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला वाटर एब्जॉर्ब करने का। तो जो आपका वेस्ट निकल रहा है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं निकल रहा होता, वो लिक्विड फॉर्म में निकल रहा होता है। आपके जिस्म का पानी उसमें निकल गया। ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाया। एक तो ये के रीजन होते हैं, बाद आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है। अब इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि जी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन से वेस्ट प्रोडक्ट स्लो स्लो तो मूव कर रहा होता है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन अपना काम नहीं कर रहा, वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। तो इस वजह से आपके वेस्ट में वाटर भी शामिल हो गया और वो लिक्विड वेस्ट आ रहा है। तो अगर हमारा वेस्ट जो है उसमें पानी भी साथ साथ आ रहा होता है, तो इस बीमारी को, इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं डायरिया। ठीक है जी, और ख़तरनाक बीमारी है ये, डेंजर है, बाज़ औक़ात ये जानलेवा भी हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा डायरिया होने की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन कहते हैं पानी की कमी को, क्योंकि हमने ये देखा कि लार्ज इंटेस्टाइन से जब ये वेस्ट गुजर रहा है ना, इस दौरान बॉडी जो है इसमें से वाटर एब्जॉर्ब कर रही है। क्यों? क्योंकि पानी की आपके जिस्म को इंतहाई हद तक ज़रूरत होती है। अब अगर पानी आपका यहाँ से, मेजर वाटर आपका यहीं से ही एब्जॉर्ब हो रहा है, आप जो पानी पी रहे हो वो भी आप मुंह ही के ज़रिए, माउथ के ज़रिए इसी ट्रैक में लाते हो, इसी जीआईटी में लाते हो। अब वो पानी भी कहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है, वो भी यहीं से पानी एब्जॉर्ब हो रहा है। तो अब अगर आपका, आप में ये बीमारी पाई जा रही है, डायरिया है, इट मीन्स कि आपका ये वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, जाहिर बात है पानी की कमी होना शुरू हो जाती है, और इंतहाई हद तक पानी की कमी को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। और बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पानी की कमी होगी तो जान भी जा सकती है, मर भी सकता है इंसान। एक तो ये होता है जी डिहाइड्रेशन। उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है जी,
सॉल्ट की इनसफिशिएंसी भी हो जाती है, यानी सॉल्ट की कमी भी हो जाती है बॉडी के अंदर, क्योंकि ये जो वाटर होता है इसी के अंदर सॉल्ट डिजोल्व होते हैं। हमने कल पढ़ा था कि लार्ज इंटेस्टाइन में जब ये हमारा वेस्ट गुजरता है तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट, पानी और फाइबर्स वगैरह एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं यहाँ से। अब ये जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है ये कैसे एब्जॉर्ब होते हैं? इनऑर्गेनिक सॉल्ट वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं और वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है तो साथ साथ वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब यहाँ पानी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो जाहिर बात है नमक भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, सॉल्ट्स भी एब्जॉर्ब नहीं होंगे। सॉल्ट कौन से? सोडियम, पोटेशियम, वो वाले सॉल्ट, वो भी एब्जॉर्ब नहीं होंगे। ठीक है जी। अब ना सिर्फ पानी की कमी हो रही है बल्कि जिस्म में नमकियात की भी कमी हो रही है। अब इससे क्या होता है जी, पानी की कमी से आपकी जान पे बन सकती है, नमकियात की कमी से आपके अंदर वीकनेस हो जाती है, कमजोरी हो जाती है, आंखों के नीचे हल्के पड़ जाते हैं, स्किन जो है वो डल हो जाती है, ऐसी ऐसी निशानियाँ। तो ये है डायरिया। डायरिया क्या है कि हमारे हमारे जो है इसमें जीआईटी में इन्फेक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो वेस्ट है वो लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। लिक्विड फॉर्म में आ रहा होता है, इसका मकसद कॉमनली लूज मोशन भी कहते हैं। लिक्विड फॉर्म का मतलब है वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर रही लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन जब वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर रही तो साथ साथ नमकियात भी एब्जॉर्ब नहीं कर रही। अगर शुरू शुरू के केसेस होते हैं तो ड्रिप वगैरह लगा दी जाती है। अब ड्रिप लगाने का मकसद क्या होता है जी, कि ड्रिप जो होती है उसमें वाटर होता है और ये सॉल्ट्स होते हैं। अगर अगर इंसान, डॉक्टर देखता है जी कि इंसान में डायरिया है और वो देखता है कि जी हाँ जी उसके अंदर इंतहाई कमी लग रही है, पानी की डिहाइड्रेशन हुआ है, सॉल्ट इंसफिशियंसी हो गई है, तो फिर वो क्या करता है, ड्रिप लगा देता है। और ड्रिप क्या है? दरअसल ड्रिप ये चीज़ है, ड्रिप ये चीज़ होती है वाटर प्लस सॉल्ट। अब वो वाटर और सॉल्ट आपके डायरेक्ट खून में एब्जॉर्ब करा रहा है। ड्रिप जो है वो आपकी आर्टरीज में लगती है और डायरेक्ट वो वाटर और सॉल्ट आपकी आर्टरीज में एब्जॉर्ब करा रहा है, तो ये डिहाइड्रेशन और सॉल्ट की जो कमी है ये पूरा होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये होती है डायरिया। डायरिया का रीजन क्या है? डायरिया का एक रीजन नहीं है, डायरिया के बहुत सारे रीजन है। इवन के आपके जीआईटी के अंदर कोई भी इंफेक्शन होगा, किसी भी चीज का इंफेक्शन होगा, तो उसके कई सिम्टम्स में से एक सिम्टम डायरिया भी बन जाता है। अगर आपको टाइफाइड है तो टाइफाइड एक अलग बीमारी है, लेकिन उसमें कई सिम्टम्स होते हैं, बुखार हो जाता है और उल्टी होना शुरू हो जाती है, उसमें डायरिया भी होता है। फूड पॉइजनिंग है तो उसमें भी डायरिया हो रहा होता है। अगर आपको लार्ज इंटेस्टाइन सूज गई उसमें भी डायरिया हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन सूज गई उसमें भी डायरिया हो रहा है, स्टमक सूजा हुआ है उसमें भी डायरिया हो रहा है। तो कई बीमारियों के अंदर डायरिया होता है। डायरिया जो है एक्चुअल में आप कह लो ये सिम्टम भी है एक लिहाज से, कई बीमारियों के अंदर ये सिम्टम्स हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे किस्म की बीमारियों में सिम्टम्स के अंदर डायरिया हो जाती है जी। तो उनमें से देख लेते हैं कुछ एक को। हाँ, एक होती है जी एंट्राइटस। एंट्राइटस कहते हैं जी स्मॉल इंटेस्टाइन की सूजन को। किसको कहते हो आप? इन्फ्लेमेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर आपकी ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें अगर सूजन हो जाएगी तो उसको भी, उस बीमारी को आप कहते हो एंट्राइटस। और उसके अंदर भी एक सिम्टम क्या आ जाएगा आपके अंदर? डायरिया। आपका जो वेस्ट है वो लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से एक बीमारी होती है गैस्ट्राइटस। गैस्ट्राइटस कहते हैं जी स्टमक की सूजन को। हमारा स्टमक जो है वो सूज जाएगा, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसको हम कहते हैं गैस्ट्राइटस। ठीक है जी। अगर स्टमक हमारा सूजन का शिकार हो जाता है, स्टमक में हमारे सूजन आ जाती है, तो उस बीमारी के अंदर भी डायरिया हो जाता है। उस बीमारी में भी आपको एक सिम्टम क्या मिलेगा? क्या? लूज मोशन होना शुरू हो जाते हैं। और इंसान को लूज मोशन होता है, डायरिया को कंट्रोल नहीं करोगे तो गैस्ट्राइटस तो चल रहा है, एंट्राइटस तो चल रहा है, प्लस आपके अंदर डिहाइड्रेशन भी हो जाएगी, सॉल्ट डिफिशियंसी भी हो जाएगी, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से एक बीमारी होती है कोलाइटस। कोलाइटस जो है उसको हम वो कहते हैं जी लार्ज इंटेस्टाइन की सूजन को। इन्फ्लेमेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन है वो भी, उसमें सूजन अगर हो जाएगी तो इसमें तो सिम्टम ही नहीं, इसमें तो असल मेजर सिम्टम डायरिया आता है। अगर ये जो कोलॉन होती है आपका, ये सारा कोलॉन पार्ट है ना, कोलॉन के अंदर अगर आपकी इन्फेक्शन हो जाएगी तो कोलॉन जो है अपना काम करना भूल जाएगा। और कोलॉन का काम क्या है? वाटर एब्जॉर्ब करना। तो पानी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, वेस्ट के अंदर लिक्विड फॉर्म में पानी जो है वो निकल रहा है, लिक्विड वेस्ट आ रहा है। तो ये जो कोलाइटस होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन का इन्फ्लेमेशन होता है और इसमें भी डायरिया का सिम्टम आ रहा होता है। ठीक है जी। इसी तरीके से कॉलेरा एक बीमारी है जी। कॉलेरा एक बीमारी है, ये विब्रियो कॉलेरा नामी बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, ये किस बैक्टीरिया से होता है? विब्रियो कॉलेरा। ये एक बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया लिख देता हूँ मैं इसके आगे। बैक्टीरिया है जी। अगर हम कोई गंदा खाना या गंदा पानी, कहते हैं ना, हम फल धो के खाओ
और पानी साफ पियो। वजह यही है कि अक्सर हमारे गटर के पानी जो है, पानी हमारे पीने वाले पानी में गटर के पानी मिल जाते हैं, तो ये बैक्टीरिया जो है उसका उस पानी के अंदर हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है जी, ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जाता है और इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। कई जगहों पर ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, तो वो हो जाएगी एंट्राइटिस। कई जगहों पर ये कुछ मौक़ों पर ये स्टमक के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, तो वो हो जाएगी गैस्ट्राइटिस। कई जगहों पर ये लार्ज इंटेस्टाइन में, ज़्यादातर ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा कर देगा, विब्रियो कॉलरा, और वो जाती है कोलाइटिस। तो कॉलरा होगा क्या, कॉलरा क्या होता है जी कि अगर आपके बॉडी में ये वाला बैक्टीरिया एंटर हो जाए, विब्रियो कॉलरा, और जब ये विब्रियो कॉलरा एंटर हो जाता है तो फिर आपको सूजन हो जाएगी। अगर सूजन के हिसाब से आपको दूसरी बीमारी हो जाती है, फिर कोलाइटिस, गैस्ट्राइटिस, एंट्राइटिस, और इसका भी मेजर सिम्टम जो है वो डायरिया है। ठीक है, और ये डायरिया फैलता है, ये फैलने वाली बीमारी है कॉलेरा। क्यों? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होता है ये ज़्यादातर, मैंने आपको कहा है ना, ज़्यादातर ये वाली सूजन हो रही होती है लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि ये जो कॉलरा, अगर कोलाइटिस आपका कॉलरा की वजह से हुआ है, अब ज़रा सीक्वेंस समझिएगा, आपकी बॉडी में कॉलरा चला गया, ये बैक्टीरिया चला गया लार्ज इंटेस्टाइन में गया, तो वहाँ पे जाके इसने जो है वो इन्फ्लेमेशन पैदा कर दी, सूजा दी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन को। अब आपको कौन सी बीमारी है? कॉलेरा है, और कॉलरा की वजह से आपको क्या हो गया? कोलाइटिस। अब कॉलरा कोलाइटिस की वजह से आपको क्या होगा? डायरिया। डायरिया के जरिए जब आपका वेस्ट निकल रहा होगा ना लिक्विड फॉर्म में, तो उसमें ये बैक्टीरिया भी निकल रहा होगा, विब्रियो कॉलेरा। अब आप जानते हैं जी कि जो वेस्ट है वो गटर के पानी में चला जाता है, तो ये बैक्टीरिया कहाँ चला गया? गटर के पानी में। फिर पाकिस्तान जैसे ममालिक में, थर्ड वर्ल्ड के जो कंट्रीज होते हैं, वहाँ गटर का पानी पीने वाले पानी से मिल जाता है, तो वहाँ क्या होगा? अब ये बैक्टीरिया आपके पीने के वाले पानी में आ जाएगा। अब वो पानी अगर कोई शख्स पिएगा तो ये बैक्टीरिया उसकी बॉडी में चला जाएगा, अब उसकी बॉडी के अंदर फैल गया, और फैलने वाली बीमारी है कॉलेरा। ठीक है, तो ये कॉलरा कहलाते हैं। अगर विब्रियो कॉलरा के नाम से आपका एक बैक्टीरिया जो है बॉडी के अंदर चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, ये टॉक्सिन्स खारिज करता है, जिससे जो है आपको जो है वो वहाँ का इन्फेक्शन हो जाएगा और डायरिया होता है। तो डायरिया और भी बहुत सारी बीमारियाँ मैं आपको बताऊंगा, उनमें भी आप देखोगे जगह जगह डायरिया जो है वो एक सिम्टम होगा। डिसेंट्री के अंदर भी डायरिया हो जाता है, और फूड पॉइजनिंग में भी हो जाएगा, उसमें भी हो जाएगा, टाइफाइड में भी हो जाएगा। तो ये तो होता है डायरिया। पहला डिसऑर्डर क्या है जी? जीआईटी का सबसे कॉमन डिसऑर्डर डायरिया, जिसके अंदर हमारा जो वेस्ट है वो लिक्विड फॉर्म में निकल रहा होता है। वजह इसके पीछे बैक्टीरिया भी हो सकता है, इसके पीछे सूजन भी होती है। सूजन जाहिर बात है किसी दवाई खाने से भी सूजन हो सकती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर इन्फ्लेमेशन के पीछे जो है ना बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो। बाज़ औक़ात आप एंटीबायोटिक्स खा रहे होते हो, एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन खा रहे होते हो, तो उससे भी आपके इन पार्ट्स के अंदर सूजन हो सकती है। तो डायरिया क्या है जी कि आपका जो वेस्ट है उसके अंदर वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, इसको आप डायरिया कहते हो। इस डायरिया को एहतियात ना की जाए तो इसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है, सॉल्ट इनसफिशिएंसी हो जाती है, जो कि जानलेवा भी हो सकती है। डायरिया के कई रीजंस हैं, बैक्टीरिया वगैरह से भी डायरिया हो सकता है, जैसे कि कॉलेरा। इसी तरह आपका अगर जीआईटी का कोई पार्ट सूज गया, इन्फ्लेमेशन हो गई, तो वहाँ पर भी सिम्टम के तौर पे डायरिया हो जाएगा आपको। स्मॉल इंटेस्टाइन में सूजन को आप एंट्राइटिस कहते हो, स्टमक की सूजन को आप गैस्ट्राइटिस कहते हो, कोलाइटिस कहते हो आप लार्ज इंटेस्टाइन की सूजन। ये सूजन जो है बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है, बैक्टीरिया ने जो टॉक्सिन्स खारिज किए हैं उनकी वजह से भी हो सकती है, कोई आपने गलत दवाई खा ली उसकी वजह से भी हो सकती है। ठीक है जी, तो ये डायरिया है जी। आगे भी किस बहुत सी बीमारियों में ये सिम्टम के तौर पे आपको नजर आएगा। अब हम दूसरी बीमारी की बात करते हैं, दूसरे डिसऑर्डर की बात करते हैं, उसको हम कहते हैं डिसेंट्री। डिसेंट्री दो किस्म की होती है जी, एक बैक्टीरियल डिसेंट्री, एक कहलाती है एमोबिक डिसेंट्री। दो किस्म की होती है, एक कहलाती है बैक्टीरियल डिसेंट्री। ये एक बैक्टीरिया से होती है जिसको हम कहते हैं शिगिला बैसिलस। ये एक बैक्टीरिया का नाम है, शिगिला बैसिलस। ये उसकी वजह से अगर डिसेंट्री हो रही है, बैक्टीरिया की वजह से, इस बैक्टीरिया की वजह से डिसेंट्री हो जाती है, या एक एमीबा की वजह से भी हो सकती है। एमोबा जो होता है, जो आपके पानी में बताया जाता है एमीबा, वो एमीबा की वजह से उसको हम कहते हैं एमोबाइक डिसेंट्री। ठीक है, एमोबाइक डिसेंट्री। तो डिसेंट्री जो है इसके पीछे दो रीजन हैं, या तो एक बैक्टीरिया होता है शिगिला, उसकी वजह से ये डिसेंट्री हो जाती है, या एमीबा की। अब डिसेंट्री है होती क्या है जी? डिसेंट्री भी लार्ज इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं, यानी हमारी वो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी इन्फ्लेमेशन को आप डिसेंट्री कहते हो। ठीक है जी, ये जो है ये वाला कोलाइटिस भी आप लार्ज इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन को कहते हो, और डिसेंट्री में भी लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो सूज जाती है। दोनों बीमारियों में लार्ज इंटेस्टाइन आपकी सूज जाती है, बस फर्क क्या है, डिसेंट्री में कुछ ज़्यादा ही सूजन हो जाती है, और डिसेंट्री में इतनी सूजन हो जाती है कि डायरिया के साथ साथ
ब्लड भी आना शुरू हो जाता है, खून भी आना शुरू हो जाता है, मोशन भी आ रहा होता है और खून भी आ रहा होता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी ज़्यादा डेंजर कह लो आप उसकी निस्बत। बहरहाल इतनी नुकसानदेह नहीं है, आप एंटीबायोटिक खा लोगे सही हो जाएगी। हाँ, डायरिया को अगर आपने कंट्रोल नहीं किया वो नुकसानदेह हो सकता है। तो ये डिसेंट्री बीमारी होती है। ठीक है, तो ये भी आप देख लो उसी से ही ट्रैक से मिल रही है। ठीक है, कोलाइटस से। कोलाइटस के अंदर पीछे कई रीजन हो सकते हैं, यहाँ इसके पीछे स्पेसिफिक रीजन है एमीबा या बैक्टीरिया। तो ये दूसरा डिसऑर्डर है जी डिसेंट्री। डिसेंट्री क्या होता है कि जी आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, सूजन हो जाएगी। इतनी ज़्यादा सूजन होगी कि आपका जो वाटरी डायरिया है उसके साथ साथ ब्लड भी रिलीज होना शुरू हो जाता है। एंड दैट डिजीज इज कॉल्ड डिसेंट्री। बैक्टीरिया से होती है तो एक बैक्टीरियल है ये, एमीबा से भी हो सकती है, उसको आप कहते हो एमोबिक डिसेंट्री। उसके बाद नेक्स्ट जो बीमारी है वो भी बड़ी कॉमन तरीन बीमारियों में से एक है, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, और उर्दू में आप कहते हो इसको कब्ज। ये डायरिया का अपोजिट है। डायरिया का अपोजिट है। डायरिया में हमने क्या बात करी कि हमारे पास ये सपोज करें जी ये लार्ज इंटेस्टाइन है। डायरिया के अंदर क्या होता है जी, फूड ये जो वेस्ट होता है हमारा जल्दी से क्रॉस कर जाता है, जल्दी से क्रॉस करके एनस के जरिए निकल आता है। अब चूंकि जल्दी से क्रॉस किया है तो इतना टाइम नहीं मिला लार्ज इंटेस्टाइन को कि वो इसमें से वाटर एब्जॉर्ब कर सके, लिहाजा क्या हुआ, वेस्ट के साथ साथ पानी भी निकल गया। कॉन्स्टिपेशन में उल्टा होता है, यहाँ मूवमेंट जो होती है ना वेस्ट की लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्लो हो जाती है, स्लो मूवमेंट हो जाती है, हल्के हल्के से वो मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है जी, आप अब जो वेस्ट है ना वो बड़ा स्लो 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 मूव करके यहाँ आएगा। अब जाहिर बात है लार्ज इंटेस्टाइन पूरी एक्टिव है, वो बिल्कुल सही है, वो क्या करती है जी, वो फुल पानी को एब्जॉर्ब करने लगती है। अब जाहिर बात है स्लो स्लो जा रहा है तो अब वेस्ट में से बहुत ज़्यादा ही पानी एब्जॉर्ब हो गया, इतना ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब हो गया, इतना ज़्यादा कि अब वेस्ट जो है वो एक पत्थर की तरह सॉलिड हो गया, पत्थर की तरह हार्ड सॉलिड बन गया वो, और वो अटक जाता है। इस डिजीज को या इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, उर्दू में कब्ज। तो कॉन्स्टिपेशन क्या है जी कि लार्ज इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन की वजह से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड की मूवमेंट है, वेस्ट की मूवमेंट है, वो स्लो हो जाती है। इस दौरान लार्ज इंटेस्टाइन वेस्ट में से इतना पानी एब्जॉर्ब कर लेता है कि सॉलिड फॉर्म में हो जाता है वेस्ट, इंतहाई सॉलिड के वो अटक जाता है। अब अटकने की वजह से क्या हो गया जी कि इंसान को जो है वो रफ़ा हाजत हो ही नहीं रही है, वेस्ट उसका निकल ही नहीं रहा है। तो होता क्या है जी, हफ्ते के अंदर दो दो तीन तीन दफ़ा बस वो वॉशरूम जा रहा होता है, एक एक हफ्ते में एक एक दफ़ा, हो ही नहीं रहा, वेस्ट ही नहीं आ रहा, क्यों, अटका हुआ है वो। और फिर इस अटकने की वजह से यहाँ पेन भी शुरू हो जाएगा। अब यहाँ अटका हुआ है, जाहिर बात है पत्थर आपके हाथों में अटका हुआ तो दर्द नहीं होगा, किडनी में अगर हमारे स्टोन्स आए थे दर्द होता है, तो यहाँ इंटेस्टाइन के अंदर एक पत्थर अटक गया तो दर्द होता है। तो यहाँ एब्डोमिनल पेन होगा और बहुत ज़्यादा स्लो मूवमेंट हो जाती है फूड की, यानी सॉरी वेस्ट, फूड निकलता है मेरे मुंह से हमेशा बार बार, ये जो वेस्ट है ये इंतहाई स्लो हो जाता है। ठीक है, इसके कई रीजन होते हैं, सबसे अहम तरीन जो इसका रीज़न है, कॉमन तरीन है ये, कोई इतनी यानी कि इसके पीछे बैक्टीरिया वगैरह या वायरस वगैरह रीज़न नहीं है। इसके पीछे जो रीज़न है वो हमारी है इरेगुलर रूटीन, ये असल रीज़न है इसका, इरेगुलर रूटीन। ठीक है, असल में हम बचपन से वॉशरूम को जब यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी की एक रूटीन बन जाती है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है जी, वो डेली एक बार वॉशरूम जा रहा है, तो अब उसकी बॉडी को इस चीज़ की आदत बन जाती है कि एक बार वॉशरूम जाए, एक बार वॉशरूम जाए। अब अगर वो शख्स मिसाल के तौर पे जो एक दिन में वॉशरूम जा रहा है एक दफ़ा, अब वो अपनी रूटीन चेंज करना शुरू करे जी, 3 दिन हो गए वो वॉशरूम नहीं जा रहा। अब क्या होगा जी, वो एक दिन की रूटीन है तो उस हिसाब से उसका वेस्ट इधर आके इधर आके इधर आ गया, लेकिन अब वो वेस्ट निकल नहीं रहा, वो 3 दिन तक रुका बैठा हुआ है। अब जाहिर बात है लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट थे, इस दौरान वेस्ट में से वाटर एब्जॉर्ब होता रहेगा, पत्थर बन के अटक जाएगा। तो अब यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मोशन यानी कि जो वेस्ट की मूवमेंट है वो स्लो नहीं हुई है, यहाँ इंसान ने ज़बरदस्ती रोक दिया वेस्ट अपनी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो इंसान की बॉडी में रूटीन बन जाती है, उस रूटीन के हिसाब से वो वॉशरूम यूज़ करता रहे नहीं होगा, लेकिन अगर उस रूटीन के हिसाब से वॉशरूम ना जाए तो अब वेस्ट जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पड़ा रहता है, जिसकी वजह से लार्ज इंटेस्टाइन उसमें से इतना वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है कि वो पत्थर बन के वहाँ स्टोर हो जाता है। ठीक है, ये एक रीज़न होता है। दूसरा ये रीज़न होता है कि हमारे बॉडी के अंदर फाइबर्स की कमी हो जाती है। अक्सर हम सब्जियां कहते हैं ना, लोग सब्जियां खाया करो, सब्जियां खाया करो। वजह यह है कि सब्जियों के अंदर जो है, सब्जियां क्या है, प्लांट्स हैं। अगर आप सब्जियां खा रहे होते हो, लीफ वगैरह हैं, ये लीफ रूट्स, ये क्या है, प्लांट्स हैं। और प्लांट के सेल के अंदर वॉल होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। तो सब्जियों के अंदर जो होती है ना, सेल वॉल पाया जा रहा होता है, और सेल वॉल के अंदर होते हैं सेल्यूलोज के फाइबर।
मैंने आपको बताया था सेल्यूलोज का फाइबर डाइजेस्ट नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता, तो जाहिर बात है जब वो डाइजेस्ट नहीं होता तो सेल्यूलोज फाइबर आपके यहाँ तक तो आता है, लार्ज इंटेस्टाइन तक वो आपके सेल्यूलोज फाइबर आता है और वो फिर इसी वेस्ट के साथ निकल जाता है। तो इस सेल्यूलोज फाइबर की वजह से आपका वेस्ट आसानी से मूव कर पाता है, ये एक फायदा है सेल्यूलोज का। तो इंसान अगर सब्जियां खाता है, इंसान अगर सब्जियां खा रहा नहीं खाता तो सेल्यूलोज फाइबर नहीं आएगा, कोई मसला नहीं है, एनर्जी वगैरह तो नहीं मिलती उससे। लेकिन अगर हम सेल्यूलोज फाइबर खाते हैं तो सेल्यूलोज फाइबर यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद हमारे वेस्ट को आसानी से, बल्कि पूरे ट्रैक के अंदर, पूरे जीआईटी के अंदर सेल्यूलोज फाइबर्स की मदद से हमारा जो फूड मूवमेंट है वो आसान हो जाता है। तो अगर आपके खाने के अंदर सेल्यूलोज फाइबर कम हो जाएंगे तो फिर आपके जीआईटी के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर आपके फूड की मूवमेंट जो है वो मुतासिर हो जाती है और उस फूड मूवमेंट की मुतासिर की वजह से ये कॉन्स्टिपेशन हो रहा होता है। ठीक है, बहरहाल अक्सर सब्जियां खाने से कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को कोरोनिक के यानी बार बार होती रहती है उसको कॉन्स्टिपेशन, तो वो ज़्यादा सब्जियां इस्तेमाल करे, फाइबर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करे और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करे, क्योंकि पानी भी आपके जीआईटी को लिक्विड कर देगी, गीला कर देगी, जिससे फूड की मूवमेंट आसान हो जाती है। तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करे, फाइबर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करे, ये बीमारी का इलाज हो जाता है। ठीक है जी, ये चौथी हो गई, तीन हो गई जी। उसके बाद चौथी है जी पाइल्स, हेमरिज भी कहते हैं इसको। हाँ, पाइल्स को आप हेमरिज, हेमराइड भी कहते हो। ठीक है, उर्दू में हम इसको कहते हैं बवासीर, ये भी बड़ा कॉमन नाम है, आपने सुना होगा, उर्दू में हम इसको कहते हैं बवासीर। बवासीर ज़्यादा सुना होता है लोगों ने। बायोलॉजिकल नेम इसका हेमराइड, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं पाइल्स, उर्दू में कहते हैं हम बवासीर। अब ये एक ज़रा तकलीफ दे बीमारी है, इलाज तो है इसका भी, लेकिन तकलीफ दे है ये बीमारी, इसमें दर्द होता है बड़ा। अच्छा, इस बीमारी में क्या मामला है जी, इस बीमारी में क्या मामला होता है पाइल्स के अंदर। अच्छा, पाइल्स का ताल्लुक कॉन्स्टिपेशन से है। पाइल्स की रीजंस के अंदर मैं लिख देता हूँ, इसके रीजंस के अंदर जो मेजर रीजन होता है वो है कॉन्स्टिपेशन। ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से इंसान में पाइल्स हो जाते हैं। पाइल्स क्या होता है, हमारा ये जीआईटी है जी, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में ये रेक्टम आया, ये आया जी एनस। एनस को अगर हम बड़ा करें, एनस को अगर हम देखें तो एक मस्कुलर ट्यूब है जी, ये ऐसी एक ट्यूब है जी, ये मस्कुलर ट्यूब, मैंने तो खैर ऊपर से भी ओपनिंग बना दी, ये है जी एक मस्कुलर ट्यूब। अब इस मस्कुलर ट्यूब की ये जो वॉल्स हैं ये सारी मसल से बनी हुई होती है, अंदर की सारी वॉल्स, अंदर की बात हो रही है, अंदर की सारी वॉल्स मसल से बनी हुई होती है। इन मसल्स के अंदर वेन्स भी होती हैं खून वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। अब अगर इंसान को बार बार कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो इसका मतलब है उसका वेस्ट जो है वो इंतहाई पत्थर की शक्ल में, सॉलिड फॉर्म में, जोर ज़बरदस्ती करके अगर वो निकाल भी देता है और इस एनस से वो निकल भी जाती है, तो इस एनस से निकलने के दौरान ये इसकी वॉल्स को डैमेज करती हुई जाती है। पत्थर, आपकी ये मसल्स की वॉल वीक है, हल्का वेस्ट हो तो सही है, पत्थर नुमा वेस्ट अगर इसमें से गुजरेगा तो ये वॉल्स को डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से ये क्या होती है कि वेन्स जो है वो मोटी हो जाती है, इसकी खाल में फ़र्क आ जाए, यहाँ खाल इसकी जो है वो क्या क्या कहते हैं उसको, उर्दू वर्ड क्या है इसका, यानी कि खाल डैमेज होगी, उर्दू वर्ड तो मुझे आ नहीं रहा, खाल को नुकसान होगा। ठीक है, तो सॉलिड वेज वो जो पत्थरनुमा वेस्ट है, जब आप ज़बरदस्ती यहाँ से निकालोगे तो वो खाल को रगड़ता हुआ जाएगा, एनएस की जो इंटरनल वॉल है उसको रगड़ता हुआ जाएगा, उससे खाल डैमेज हो जाएगी, उसकी जो वेन्स हैं उनमें सूजन आ जाएगी, वो डैमेज हो जाएंगी वगैरह वगैरह, और वो गुच्छा सा बन जाता है यहाँ पर, ऐसे गुच्छा सा बन जाएगा, जो वो एक खास जख्म कह लो, अब एक जख्म सा बन जाएगा। तो जब वो सॉलिड वेस्ट बार बार निकलता जाएगा ना, वहाँ एक जख्म बन जाएगा, इसको हम कहते हैं पाइल्स, इस जख्म को। अक्सर जो है ये यहाँ बन जाता है, अक्सर जो है वो यहाँ बन जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी बन जाता है और एनस की जो आउटर हिस्सा है उधर भी बन जाता है, तो ये होती है इंटरनल पाइल, ये इंटरनल कहलाती है, ये एक्सटर्नल कहलाती है। ठीक है, तो रीज़न इसके पीछे वही हो गया जी, कॉन्स्टिपेशन। तो ये पाइल्स कहलाते हैं जी। अगर छोटा होता है, 3-4 स्टेजेस होती हैं इसकी, पहली या दूसरी स्टेजेस की पाइल्स होते हैं, पहली स्टेज में जैसे इतने बड़े बड़े होते हैं, दूसरी स्टेज में थोड़े बड़े हो जाते हैं, तीसरी स्टेज में और बड़े, चौथी स्टेज में तो बहुत बड़े हो जाते हैं। अगर हम इंटरनल की बात करें, पहली स्टेज दूसरी स्टेज में ठीक है, तीसरी स्टेज के अंदर ये इंटरनल पाइल बड़ा होकर ना सुराख में से दिखना शुरू कर जाता है, और चौथी स्टेज में तो इतना बड़ा होता है जी कि सुराख में तो पूरा बाहर आ रहा होता है, इतना बड़ा पाइल बन जाता है। तो दूसरी, तीसरी, चौथी स्टेज में इसको बाकायदा सर्जरी के जरिए रिमूव किया जाता है। नहीं तो पहली दूसरी स्टेजेस में है ना, तो ये खुद ब खुद, जैसे जख्म आपके खुद ब खुद सही हो जाते हैं, ऐसे ही ये खुद ब खुद भी सही हो सकता है। दवाइयाँ खाएं आप, या आप पानी का इस्तेमाल करें, तो कॉन्स्टिपेशन का इलाज करें, पाइल्स को खुद जैसे जख्म सही होता है वैसे सही हो सकता है। तो ये बीमारी कहलाती है पाइल्स। इसके पीछे का रीज़न एक्चुअल में तो बहरहाल कॉन्स्टिपेशन ही रहा, इसके पीछे कोई बैक्टीरिया वगैरह इन्वॉल्व नहीं है। बताने का मकसद ये है
कि ये कोई बैक्टीरिया वगैरह, क्योंकि हमारी एक मिथ पाई जाती है जी, पाइल्स किससे हो गया जी, बैक्टीरिया से हो गया या गंदा खाना खाने से हो गया। गंदा खाना खाने से नहीं हुआ है असल में, हाँ कह सकते हो लिंक, कि पाइल्स कैसे होता है जी, आप कॉन्स्टिपेशन होता है बॉडी में। कॉन्स्टिपेशन कैसे होता है जी, आप अपनी रूटीन को चेंज कर लो, फूड पॉइजनिंग या फूड पॉइजनिंग सॉरी रूटीन चेंज कर लो, पानी की कमी होगी, ठीक है, तो उससे आपको कॉन्स्टिपेशन, तो ये लिंक चल रहा है। तो आप गंदा खाना खाओगे, आपका खाना खाने का दिल नहीं चाहेगा, खाना खाने का दिल नहीं चाहेगा तो आपके जिस्म में पानी की कमी हो रही होगी, फाइबर्स की कमी हो रही होगी, उससे कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन आपका बार बार होता रहेगा तो पाइल्स हो जाएगा। इस तरह लिंक बना देते हैं वो लोग। बहरहाल बैक्टीरिया वगैरह से ये नहीं होता। उसके बाद पांचवा जो डिसऑर्डर बता रहा हूँ वो कहलाता है जी अल्सर। ये भी बड़ा कॉमन है, बहुत नाम सुना होता है अल्सर, मैदे का अल्सर, आंतों का भी होता है ये अल्सर। अल्सर कहते हैं जी जख्म को, सोर, सोर मतलब जख्म, जख्म को कहते हैं। हमारे जीआईटी के किसी भी पार्ट में अगर जख्म हो जाएगा उसको आप कहते हो अल्सर। अब 3 मकाम पे ज़्यादा होता है ये, 3 जगहों पे। इस यानी कि हमारे एसोफेगस में हो सकता है जख्म, एसोफेगस में हो सकता है जख्म जी, ठीक है। तो 3 मकाम में क्यों होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। एसोफेगस में जख्म हो सकता है तो इसको हम कहेंगे एसोफेगल अल्सर, अल्सर। दूसरा मकाम जहाँ पे जख्म हो सकता है वो है स्टमक, इसको हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर। ये बहुत कॉमन होता है, वजह मैं आपको बता रहा हूँ इसकी अभी क्या है। और तीसरा मकाम जहाँ पर ये अल्सर हो सकता है, जख्म हो सकता है, वो है ड्यूडेनम, और इसको हम कहते हैं ड्यूडेनमिक अल्सर। ठीक है, तो अल्सर क्या है जी, अल्सर का मतलब होगा कि आपके जिस्म के किसी पार्ट में एक जख्म हो जाए, अंदर वाली वॉल में जख्म हो जाए, बाहर नहीं, अंदर वाली वॉल में, इंटरनल वॉल में जख्म हो जाए, इसको आप कहते हो अल्सर। एसोफेगस, स्टमक और ड्यूडेनम, इसके पीछे कई रीजन हैं, लेकिन जो मेजर तरीन रीजन है वो आपका HCl। आपको याद होगा कि स्टमक के अंदर, ये स्टमक है, स्टमक है, स्टमक के अंदर ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है पेप्सिन एंजाइम के साथ साथ एक एसिड बनाता है HCl, HCl। अब ये एसिड है, इसका काम मैंने आपको बताया था, ये आपके फूड के अंदर से बैक्टीरिया को मारता है, आपके फूड को नरम करता है। लेकिन बहरहाल HCl HCl ही है, तेजाब तेजाब है। अगर ये आपके बैक्टीरिया को मार सकता है तेजाब, आपकी खाल को भी तो जला सकता है ना। तो ये HCl इट इज अ डेंजर थिंग, ये है काम इसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये एक नुकसानदेह चीज़ है आपकी बॉडी के अंदर। तो आपकी बॉडी का क्या काम करती है जी, फिर आपकी बॉडी में जो गैस्ट्रिक जूस होता है, उसके अलावा गैस्ट्रिक ग्लैंड के अलावा म्यूकस ग्लैंड भी होते हैं, और वो म्यूकस खारिज करते हैं और आपकी स्टमक की वॉल के अंदर की तरफ एक लेयर बना देते हैं म्यूकस की। और म्यूकस की लेयर की वजह से क्या होता है कि आपकी ये जो स्टमक की वॉल है ना, ये वाली आउटर स्टमक की जो वॉल है, अब ये प्रोटेक्ट हो गई विद दी एंजाइम, सॉरी HCl से वो हिफाजत हो रही है उसकी। तो ये तो मैंने आपको स्टमक में भी बताया था। तो आपका जो HCl है वो आपके स्टमक की वॉल को नुकसान पहुंचा सकता है। आपकी बॉडी क्या करती है जी, म्यूकस की एक लेयर बना देती है जिसकी वजह से आपका HCl जो है वो स्टमक की लेयर को डैमेज नहीं कर पा रहा, लेकिन बात औकात ये म्यूकस की लेयर कई जगहों से कम पड़ जाती है, कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, या आप बार बार भूखे रहो, है ना। अब मिसाल के तौर पे अब आपके पास ये HCl जमा हुआ है, आप भूखे हो, HCl जमा हुआ, आपने खाना खाया, खाना आया नीचे और उसने इस HCl को इस्तेमाल कर लिया, खत्म हो गया HCl। भूख लगी आपको, भूख लगने का मतलब क्या होता है, HCl जमा हो गया स्टमक पे, तभी आपको एहसास होता है भूख का। कई बार कहते हैं पेट में चूहे दौड़ रहा है, चूहे दौड़ रहा है, गड़बड़ गड़बड़ हो रही होती है, वो होता कभी जब आपके स्टमक में HCl भर जाता है। जैसे अगर आप खाओ ना, पूरे दिन ना खाओ, तो क्या हुआ जी, आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड HCl खारिज कर रहा है, आपके स्टमक में HCl भर गया। अब HCl नुकसानदेह है, फौरन आपका दिमाग जो है वो आपको भूख वाले एहसास दिखाता है, पेट में चूहे दौड़ रहा है, आपको लग रहा होता है भूख, वो आपको दिमाग क्यों बता रहा है भाई कुछ खा लो, ताकि ये HCl आपका इस्तेमाल हो, अदरवाइज ये आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। आप खाना खाते हो, HCl से इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन सपोज करो आप खाना खाना कम खाए जा रहे हो, अब बार बार आप भूखे रह जा रहे हो, भूखे रह जा रहे हो, खाना कम खा रहे हो, तो इसका मतलब है आपके स्टमक में HCl भरे जा रहा है। अब भरे जा रहा है, क्या होता है उससे, क्या कि आपकी जो स्टमक में ये जो म्यूकस की लेयर है जगह जगह से खत्म हो जाती है, जगह जगह से ये खत्म हो गई, यहाँ से खत्म हो गई, यहाँ से खत्म हो गई, ठीक है, जगह जगह से खत्म हो जाती है, और वहां पर से फिर ये HCl जो है आपके स्टमक की वॉल को डैमेज करके वहां जख्म बना देता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर। इसी तरीके से हमारा जब फूड आगे जाता है ड्यूडेनम में, तो उस वक्त तक ड्यूडेनम में जब फूड आता है तब तक भी हमारा फूड जो है वो HCl वाला होता है। फिर बाइल इसकी
बाइल में जो सॉल्ट होते हैं वो इसकी तेजाबियत को ख़त्म करते हैं, लेकिन जब तक ड्यूडेनम में हमारे फूड आ रहा है तो उस फूड में HCl मौजूद है, तो वो HCl जो है इस ड्यूडेनम में भी जख्म पैदा कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ये ड्यूडेनम में भी हो रहा है। इसी तरह अक्सर आपको जो है उल्टी हो जाती है। उल्टी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था एंटी पैरास्टेल्सिक मूवमेंट के अंदर कि अगर आपका मैदा जो है उसमें इन्फेक्शन हुआ है तो फिर मैदा खाने को प्रोसेस नहीं करता, आप ज़्यादा खाना खाओगे तो मैदा जो है वो दबकर इस खाने को वापस आपके एसोफेगस के जरिए मुंह से बाहर निकाल देता है, जिसको आप कहते हैं उल्टी हो गई। अब उल्टी मैदे से का खाना आ रहा है ना, मैदे में क्या है HCl, तो अब जो आपके स्टमक आपके उल्टी के दौरान जो आपके एसोफेगस में फूड आया अब उसमें भी HCl है, तो वो है यहाँ पर भी जो है जख्म बना सकता है, इसलिए तीसरा मकाम जो है वो एसोफेगस हो गया। हाँ, इससे आगे आपका HCl खत्म हो जाता है, ड्यूडेनम से आगे जब आपका फूड जा रहा है तो वो उसमें से तेजाबियत खत्म कर दी थी बाइल जूस में, इसलिए आगे किसी मकाम पे आपको जख्म नहीं मिलेगा। तो ये होता है जी अल्सर, आपके स्टमक एसोफेगस या ड्यूडेनम में जख्म हो जाएगा HCl की ज़्यादती की वजह से। HCl आपकी वॉल को डैमेज कर देता है, जख्म हो जाता है। ठीक है, इससे अक्सर आपके पेट में जलन होती है, गुर्द या मैदे में जलन होगी, तकलीफ होगी, भूख का ज़्यादा एहसास लग रहा होगा। 2-3 इलाज है जिससे, एक तो अगर आपको अल्सर हो जाता है तो फिर आप बेसिक दवाइयाँ खाते हैं, यानी वो दवाइयाँ खाते हैं जिनमें सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट वाले, ताकि आपके एसिडिटी जो है बॉडी के अंदर कम हो जाए और ये जख्म जो है वो खुद अपने तौर पर सही हो जाए। या दूसरा इलाज ये है कि जी कम से कम इसको अगर आपने अवॉइड करना है तो कम से कम भूखे रहो, कम से कम भूखे रहो। जहाँ भूख लगे फ़ौरन दिमाग में ले आओ जी ये मैदे में HCl भर गया है, इस HCl को ख़त्म करना है तो वो फूड खा के ख़त्म कर लो। ठीक है, तो ये 2 इलाज हो जाते हैं इसके। तो ये पेप्टिक अल्सर हो जाता है, सॉरी अल्सर हो गया जी, ये तीनों कैटेगरी के हो गए जी। उसके बाद अगली चीज़ जो बताऊँगा मैं आपको, अगली बीमारी जो है कौन सी बताऊँ, अब कौन सी रह गई थी ध्यान में, एक आई थी मेरे ध्यान में भी, हाँ फूड पॉइजनिंग। क्या नंबर बनेगा इसका, फूड पॉइजनिंग और अल्सर, छठी फूड पॉइजनिंग एंड टाइफाइड। ये तकरीबन एक जैसी होती है इसलिए मैंने इनको एक साथ बयान कर रहा हूँ, थोड़ा सा फ़र्क है। फूड पॉइजनिंग और टाइफाइड, बाज़ औक़ात आप गंदा खाना खा लेते हो जिसकी वजह से आपके अंदर जो है वो इन्फेक्शन हो जाते हैं और आपका मैदा जो है खाने को आगे जाने के बजाय ऊपर ही फेंकता रहता है, उल्टी वोमिटिंग की सूरत में, नौसिया की सूरत में। नौसिया कहते हैं उबकाई को, यानी उल्टी नहीं आ रही लेकिन उल्टी का एहसास हो रहा है, और वोमिटिंग कहते हैं जी उल्टी आने को, यानी खाना जो है वापस आपके ऊपर आ जाए। तो बाज़ औक़ात आपके अपर GIT में, यानी कि स्टमक, एसोफेगस, स्टमक, इन जगहों पे सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। गंदा खाना खा लिया, कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में चला गया, वो क्या करते हैं जी, वो एसोफेगस में सूजन पैदा कर देते हैं, HCl में सूजन पैदा कर देते हैं। तो HCl और एसोफेगस जो है जब ये सूजन पैदा हो जाते हैं, इनको पता है जी कि हम काम सही नहीं कर रहे हैं, तो भी ये खाने को आगे नहीं भेजते, क्योंकि जब इन्होंने ही काम नहीं सही किया तो भी आगे खाने का क्या काम होगा। मिसाल के तौर पे आपने फूड खाया जी, उस फूड में बैक्टीरिया मौजूद है, ठीक है जी। अब ये खाना आपके ये जो एंटीपेस्टिसाइड उल्टी वगैरह, ये आपकी हिफाजत के लिए होती है, क्योंकि ये बैक्टीरिया वाला फूड आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आगे जाएगा, नुकसान पैदा करेगा। आप इसको बाहर निकाल दोगे, ठीक है, तो आपने इस बैक्टीरिया वाले फूड को बाहर निकाल दिया। बाद अगर ये फूड अंदर जाता है आपके इन्फेक्शन हो जाता है, स्टमक में इन्फेक्शन हो गया, एसोफेगस में इन्फेक्शन हो गया, तो उसको हम कह रहे होते हैं फूड पॉइजनिंग। तो अगर हमारे पास स्टमक में या एसोफेगस में, स्टमक में बहुत होता है, स्टमक में अगर हमारे पास जो इन्फेक्शन हो जाए इसको हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग, जिसकी वजह से क्या होता है जी, हमें नौसिया और वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है। हम कोई भी खाना खाएंगे, स्टमक उस खाने को, क्योंकि स्टमक खुद बीमार हुआ हुआ है, उसके अंदर सूजन हुई हुई है, वो खुद प्रोसेस नहीं कर रहा, वो खुद काम नहीं कर रहा, तो वो खाने को आगे भेजने के बजाय खाने को वापस कर देता है कि यार मेरी अभी तबीयत सही नहीं है, खाना वापस लेके जाओ, और आपको ये उल्टी और नौसिया हो रहा होता है। यही टाइफाइड में भी होता है। टाइफाइड का भी यही 2 सिम्टम्स है, ज़्यादातर आपको उबकाई आती रहेगी, जब भी आप कुछ खाना खाओगे उबकाई आएगी, उल्टी हो जाएगी, खाली पेट होगे तो भी उल्टी आ रही होगी, HCl भरा हुआ है इस वजह से। लेकिन फ़र्क क्या है जी, फूड पॉइजनिंग होती है आपके गंदा खाना खाने से वगैरह वगैरह, जबकि टाइफाइड जो है वो एक स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया होता है, सैल्मोनेला टाइफोसा, इस नाम का एक बैक्टीरिया हो रहा है, उससे फूड पॉइजनिंग अगर होगी, ठीक है, तो उसको आप कहते हो वो टाइफाइड है, ठीक है। और अगर किसी भी दूसरे बैक्टीरिया से हो रही है या किसी गंदा खाना खाने की वजह से, तो उसको हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग, ठीक है। तो अक्सर क्या रीज़न होता है कि ये जो है सूजन हो जाती है, ये जो है ना, ये बैक्टीरिया या आपके स्टमक में बैठ के ना टॉक्सिन्स खारिज करना शुरू कर देता है। टॉक्सिन्स, अब आप उल्टी कर लो, बैक्टीरिया निकाल लो, आप एंटीबायोटिक्स खा लो, बैक्टीरिया खा लो, लेकिन वो टॉक्सिन्स जो है वो डैमेज कर जाते हैं, तो उस बीमारी को हम कह रहे होते हैं टाइफाइड।
तो थोड़ा सा फर्क है, दोनों बीमारियां, ये फूड पॉइजनिंग हो या टाइफाइड हो जाता है किसी को, दोनों के अंदर उसको नौसिया हो रही होती है, वोमिटिंग हो रही होती है, उसका खाना स्टमक से नीचे नहीं जा रहा होता, वापस स्टमक से ऊपर आ रहा होता है। दोनों बीमारियों के पीछे बैक्टीरिया रीजन है। दोनों के अंदर फूड पॉइजनिंग भी बैक्टीरिया से हो रहा होता है, टाइफाइड भी बैक्टीरिया से हो रहा होता है। दोनों के पीछे जो रीजन है बैक्टीरिया, यानी कि वो दोनों वही खाना खाने से या पानी गंदा पानी पीने से या खाना गंदा खाने से, उसके जरिए से ही आपके पास बैक्टीरिया आ रहा होता है। बस फर्क कहाँ पे है, फूड पॉइजनिंग में कोई सा भी बैक्टीरिया हो सकता है, जबकि टाइफाइड के अंदर एक खास बैक्टीरिया सल्मोनेला टाइफूसा। फूड पॉइजनिंग में जो बैक्टीरिया जा रहा है वो कोई टॉक्सिन्स खारिज नहीं करता, वो सिर्फ अपनी मौजूदगी की वजह से आपके स्टमक को इन्फेक्ट कर रहा होता है। जबकि टाइफाइड के अंदर जो बैक्टीरिया गया हुआ है उसने टॉक्सिन्स खारिज करना शुरू कर देता है, हार्मफुल सब्सटेंस खारिज करना शुरू कर देता है, और उस हार्मफुल सब्सटेंस की वजह से आपको जो है वो टाइफाइड हो रहा होता है। तो ये थोड़ा सा फर्क है, इसमें टाइफाइड जो है वो ज़्यादा डेंजर हो जाती है। फूड पॉइजनिंग तो होती रहती है हर किसी को, लेकिन टाइफाइड जो है वो ज़रा ज़्यादा डेंजर मानी जाती है, क्योंकि फूड पॉइजनिंग में बैक्टीरिया गया हुआ है लेकिन वो कोई टॉक्सिन खारिज नहीं कर रहा। आप एंटीबायोटिक खाओगे, बैक्टीरिया मर जाएगा, आप सही हो गए। टाइफाइड के अंदर भी आपके बैक्टीरिया गया हुआ है, सल्मोनेला टाइफूसा। आप एंटीबायोटिक खाओगे, वो सल्मोनेला टाइफूसा मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन उसने जो टॉक्सिन्स खारिज किए हैं उसके सिम्टम्स को खत्म होने में टाइम लगता है, इसलिए टाइफाइड थोड़ा सा देर में सही हो जाती है। ठीक है, तो ये फूड पॉइजनिंग और टाइफाइड हो गई। उसके बाद आपकी बुक में जो नेक्स्ट है वो है माल न्यूट्रिशन। अब ये बकवास है, ये तो आपकी वजह ही है, गलती है। माल न्यूट्रिशन जो है ये एक्चुअल में डिसऑर्डर तो नहीं कह सकते इसको हम, क्योंकि डिसऑर्डर के पीछे बैक्टीरिया वगैरह वो एक्सटर्नल रीजन होते हैं, वो हम हमारे हाथ में नहीं होते। माल न्यूट्रिशन तो हमारे हाथ में है। अगर हम जानते हैं जी कि हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये सब चीज़ें एक बैलेंस सूरत में होंगी तो उसको आप कहते हो बैलेंस डाइट, है ना। आपको हर चीज़ जो है वो एक लेवल के अंदर तक खानी है। कार्बोहाइड्रेट भी अगर आप ज़्यादा खाओगे नुकसानदेह है जी, डायबिटीज़ जैसी बीमारी हो जाती है। कम खाओगे तो आपके अंदर एनर्जी की कमी हो जाएगी। प्रोटीन भी अगर आप ज़्यादा खाओगे तो नुकसानदेह हो जाएगा, कम खाओगे तो भी नुकसानदेह, फैट ज़्यादा खाओगे तो भी नुकसानदेह हो जाएगा। तो आपको ऐसी ग़िज़ा खानी होती है जिसके अंदर ये तमाम जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये प्रॉपर रेशियो के अंदर हो, प्रॉपर हो, ना ज़्यादा ना कम। ऐसी डाइट को आप कहते हो बैलेंस डाइट। ये तो आपने छोटी क्लासेस में सुना होता है बैलेंस डाइट क्या है। तो बैलेंस डाइट क्या होती है जी, ऐसा खाना जिसके अंदर फूड के तमाम न्यूट्रिएंट्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब एक प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर मौजूद है, ना ज़्यादा ना कम, उसको आप कहते हो बैलेंस डाइट। अगर आप खाने में बैलेंस डाइट यूज़ ना करो, किसी कंपोनेंट्स को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो या किसी कंपोनेंट को कम इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर कोई न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो जाएगा, कोई न्यूट्रिएंट कम हो जाएगा। इस ऊपर नीचे वाली बीमारी को आप कह रहे हो माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन क्या है कि अगर आपके ग़िज़ा के अंदर फूड का कोई भी न्यूट्रिएंट ज़्यादा है या कम है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कोई चीज़ ज़्यादा या कोई चीज़ कम हो गई, उसको आप माल न्यूट्रिशन कहते हैं। अगर माल न्यूट्रिशन में दो पार्ट्स हो जाते हैं। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब है आप कोई चीज़ कम खा रहे हो, और ऑब्सेसिटी और ओवर न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ ज़्यादा खा रहे हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप ज़्यादा खा रहे हो, आप जो है आप ऐसा खाना खा रहे हो जिसके अंदर जो है वो प्रोटीन कम है, तब आपकी बैलेंस डाइट नहीं होगी, क्योंकि आपकी बॉडी को जितना प्रोटीन चाहिए उतना आप खा नहीं रहे। अब आपके अंदर माल न्यूट्रिशन हो गई, कौन सी वाली, अंडर न्यूट्रिशन, क्योंकि आप एक न्यूट्रिशन कम खा रहे हो, प्रोटीन कम है। इसी तरीके से आप सुबह शाम मिठाई खाते जाओ, मिठाई खाए जा रहे हो, तो अब आप कौन सी बीमारी में हो गए, ओवर न्यूट्रिशन, क्योंकि अब आप जो है बैलेंस डाइट नहीं खा रहे, अब आप ऐसी ग़िज़ा खा रहे हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोपोर्शनैलिटी कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा खाए जा रहे हो, तब आप ओवर न्यूट्रिशन में हो। तो माल न्यूट्रिशन क्या होता है जी, अगर आपके फूड के अंदर या आप अगर कोई ऐसा ग़िज़ा खा रहे हो जिसके अंदर ज़्यादा हो कोई कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, कंपोनेंट जो है फूड का वो कोई ज़्यादा, उसका माल न्यूट्रिशन, ज़्यादा या कम दोनों हो। इसमें दो हैं जी, अगर आपका कोई कंपोनेंट कम है तो उसको आप अंडर न्यूट्रिशन कहते हो, कोई कंपोनेंट ज़्यादा है तो उसको आप कहते हो ओवर न्यूट्रिशन। उसके बाद और तो बकवास बीमारियां हैं जी। और अब एक और बीमारी है जी, वो मैं आपको बता देता हूँ, चले बुक में लिखी हुई है तो मैं बता देता हूँ। 8वीं बीमारी, एनोरेक्सा नर्वोसा, ये नफ्सियाती बीमारी है, इसलिए इसके में वर्ड आ रहा है नर्वोसा। नर्वोसा का मतलब होता है नर्वस बीमारी हो, यानी नफ्सियाती, साइकोलॉजिकल बीमारी हो।
ये बीमारी एक साइकोलॉजिकल बीमारी है, यानी नफ्सियाती बीमारी है। इसके पीछे कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई गंदा खाना, कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं है। इसके पीछे आपका दिमाग, आपका नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। इस बीमारी में क्या होता है जी, इंसान को भूख नहीं लग रही होती, इंसान को भूख नहीं लग रही होती, और इंसान का खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा होता है। जब भी वो खाना खाने बैठता है उसका पेट भरा भरा सा लगता है, 2-4 निवाले खाता है वो उठ के चला जाता है। इसी तरह ज़्यादा खा लेगा तो उल्टी उल्टी करके निकाल दे